Assalamu alaikum to everyone. This is me Shiza Auto, the member of the Yes Lawyer Forum page. So Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर संडे को सीपीसी की क्लास कंडक्ट करते हैं, लेकिन ड्यू टू इंटरनल इश्यूज़ की वजह से हम जो है वो क्लासेस नहीं कंडक्ट कर पाए। सो इंटरनेट इश्यूज़ थे, हमारे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी और कुछ बिज़ी स्केड्यूल था जिसकी वजह से हमने क्लासेस नहीं कंडक्ट की। So that's why I'm gonna conduct these 2 period classes in this week. So thank you for attending and giving me precious your time in this week. So पहले मैंने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपको बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी आपको मैंने बताया था। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो था हमारा सेशन वो हमने डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में था। अब जो हमारा थर्ड सेशन ऑफ सीपीसी का है वो रिलेटेड करता है सेक्शन 3 to 8 से। सो लेट्स स्टार्ट टू दी सेक्शन 3 which is says about the subordination of courts. अब subordination of courts क्या, सबसे पहले subordination एक्चुअली है क्या, मीन्स inferiority. superiority होती है, एक inferiority होती है, यानी कि सबसे जो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट होगी वो कौन सी होगी और फिर वो उसका डिसीजन जो होगा वो किसके अंडर में आएगा, यानी कि किस कोर्ट को वो बाइंड करती है। सो लेट्स रीड द सेक्शन 3. Subordination of the courts. For the purpose of this court means CPC 1908. The district court is subordinate to the high court. जो district court होगी वो subordinate होगी, inferior to the high court होगी, यानी कि high court को जो decision होगा वो district court उसको मानेगी. And every civil court of a grade inferior to that of a district court and every court of small causes is subordinate to the high court and district court. अब सिविल कोर्ट जो होगी वो हाई कोर्ट के जो इन्फीरियर होगी, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होगी फिर हाई कोर्ट की होगी, यानी कि बोथ में भी हो सकती है। लेकिन जो स्मॉल कोर्ट ऑफ कोर्ट्स है वो होगी जस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट की होगी, वो सिविल कोर्ट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्मॉल कोर्ट ऑफ कोर्ट्स बनाई इसलिए गई है क्योंकि जो हमारे पास माइनर क्लेम्स होते हैं ताकि सिविल कोर्ट्स के अंदर बर्डन ना हो, पेंडेंसी ऑफ सूट्स ना हो, इसलिए स्मॉल कोर्ट ऑफ कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई है प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट्स एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट जो है हमारी उसको इस्टेब्लिश करती है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, हमारे सिटीज़ लेवल्स पर, ताकि जो सिविल कोर्ट्स के अंदर माइनर क्लेम्स नहीं जाएँ, टाइम की हमारे साथ सेविंग हो सके। इसलिए अब जो स्मॉल कोर्ट्स के जितने भी होंगे वो सिविल कोर्ट्स में नहीं जाएंगे केसेस, क्योंकि वो पेंडेंसी हो जाएगी, बर्डन हो जाएगा। दैट्स वाई ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पे जो है सबऑर्डिनेट होगी। दिस इज़ अ वेरी सिंपल and very easy section to understand it कि subordination actually what is the subordination means in this section that I have described to you. Let's come towards the section 4. सेक्शन 4 में कहता है सेविंग्स, ये सेव करता है। अब ये किसको सेव करता है, किस प्रोविज़न को करता है, किसको सेव नहीं करता और कब ये सेव करता है। सबसे पहले इसका सबसेक्शन 4 का 1 हम रीड करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम। इन दिस कोड यानी कि CPC 1908 के अंदर क्या तस्वुर नहीं किया जाएगा। शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, किसी भी लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगी CPC। नाउ इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिडिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स। इस सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 4 का जो है वो यही कहता है, इसकी मीनिंग ये है कि ये किसी भी स्पेशल इनेक्टमेंट या लोकल लॉ को ओवरराइड नहीं करेगी, उसके अंदर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके अपना ही एक प्रोसीजर अगर उसके अंदर दिया गया है तो उसका अपना ही प्रोसीजर दिया जाएगा, उसके तहत ही जुरिडिक्शन इन्वॉक की जाएगी, सूट जो है वो फाइल की जा सकता है, सूट इंटरटेन होगा, प्रोसीडिंग इंटरटेन होंगी। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 4 का कहता है इन पार्टिकुलर एंड विदाउट prejudice to the generality of the proposition contained in subsection 1. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or a landlord may have under any law for the timing in force for the recovery of rent of agriculture land from the procedure of such land. अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ज़रूरी जो लैंड है उसके अंदर कोई लैंड होल्डर या लैंडलॉर्ड का कोई भी रेमेडी है टू गेन दी or to to claim the rent from the tenant from the landholder, तो वो
इस प्रोसीजर के तहत सीपीसी के अंदर नहीं होगी। अगर उनके लॉ के अंदर वो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सिंध लैंड रेवेन्यू 1967 एक्ट जो हमारे पास है, उसमें एक अपना ही रिकवरी ऑफ दी प्रॉफिट्स, रिकवरी ऑफ द रेंट, रिकवरी ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड की प्रोसीजर प्रेस्क्राइब की गई है। उसके अंदर सेक्शंस हैं, तो उनको ये ओवर रूल नहीं करेगा, हम सीपीसी उसमें एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ये उनको सेव करता है ताकि वो अपने प्रोसीजर चला सके। जो बर्डन है सिविल कोर्ट्स के ऊपर, उसी को ही हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हमारे पास ये एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए रेवेन्यू हमारे पास जो है लॉ है, उसके अंदर प्रोसीजर भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ सेक्शन है, डेफिनेशन है और उसका जो प्रोसीजर है वो सिर्फ हमारे पास सेक्शन सीपीसी में दिया गया है। वी हैव another procedure that has been prescribed under special enactment। स्पेशल एनेक्टमेंट बनाया इसी जाता है ताकि वो सीपीसी के अंदर जो प्रोसीजर सिविल कोर्ट्स के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है उस पर बर्डन मिनिमाइज हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लेम, एक पर्टिकुलर सेक्टर है, उसका एक क्लेम है, जैसे कि रेवेन्यू है, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसका एक अलग से ही प्रोसीजर उसके एक्ट के अंदर दिया गया है, जिसको हम स्पेशल एनेक्टमेंट कहते हैं, जो कि सिविल नेचर का ही है। लेकिन क्या कि वो स्पेशल है, वो सिविल कोर्ट में इन्वोक नहीं किया जा सकता, ना ही सिविल प्रोसीजर के प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, उनको सेव्स करता है। अब सेक्शन 5 जो है वो कहता है एप्लीकेशन टू दी रेवेन्यू कोर्ट्स। जैसे कि सेक्शन 4 में बताया, तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डिटेल जो है हमें बिल्कुल आसानी से बताई गई कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 टू दी रेवेन्यू कोड्स। रेवेन्यू कोड्स के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे, इसका स्कोप कैसे, इसकी मतलब क्या है, इसके प्रोविजंस जो है ना वो कैसे एप्लीकेबल होंगे रेवेन्यू प्रोसीजर्स के अंदर, रेवेन्यू लॉ के अंदर। सो लेट्स शुड लर्न एंड रीड अबाउट द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ CPC 1908 कोड in those matters of procedure upon which any special enactment means revenue law, land revenue law applicable to them is silent। कह रहा है कि जब रेवेन्यू लॉ या कोई भी स्पेशल एनेक्टमेंट, क्योंकि अगर ये हेडिंग की बात कर रहा है द एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोर्ट्स, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। और वैसे भी अगर हम इसको जनरली लें तो स्पेशल एनेक्टमेंट जहाँ पे उसके प्रोविजंस साइलेंट होंगे, क्या, जहाँ पे साइलेंट होंगे वहाँ हम सीपीसी की प्रोविजंस की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वो कैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अगर ले सकते हैं तो कैसे और कब, उनका क्या प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीसी के प्रोविजंस हम उठा के हम जो है वो रेवेन्यू लॉ के अंदर लगा दें, रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स के हम लगा दें अंदर, ऐसा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट रीड हियर कि एक्चुअली कैसे एप्लीकेबल होंगे और कब होंगे और कैसे इनको इन्वोक करना है। The provincial government may by modification, notification in the official gazette। provincial government क्या करेगी, official notification निकालेगी अपने गैजेट में, डिक्लेयर करेगी that any portions of those provisions which are not expressly made applicable by this code, जो कि applicable नहीं होंगे वो उनको एक्सप्रेसली बताएगी, नोटिफाई करेगी अपने ऑफिशियल गैजेट में, उनका नोटिफिकेशन निकालेगी कि ये प्रोविजंस जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, लिहाजा उनको ना एप्लीकेबल किया जाए। फिर शैल नॉट एप्लीकेबल दोज कोर्ट्स और शैल ओनली अप्लाई टू दैम विद सच मॉडिफिकेशंस एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब। अब कह रहा है कि शैल ओनली एप्लीकेबल टू दैम, यानी कि वो प्रोविजंस अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के तहत नोटिफाई डिक्लेयर करेगी कि ये जो सीपीसी के प्रोविजंस है शैल ओनली, यानी कि सिर्फ ये ही अप्लीकेबल होंगे टू दी रेवेन्यू कोर्ट्स, रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो अपने नोटिफिकेशन में करेगी। और वो कैसे करेगी कि सीपीसी के सिर्फ डायरेक्टली नहीं होगी, उनमें मॉडिफिकेशंस लाएगी उस लॉ के अंदर, रेवेन्यू कोर्ट्स या रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू एक्ट जो हमारे पास है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आएंगी, जिसके बाद ही वो एप्लीकेबल होंगे रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर। रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीडिंग होंगी लैंड रेवेन्यू की, उसके तहत वो प्रोविजंस हम एप्लीकेबल करेंगे और उस एक्ट के अंदर सबसे पहले उस लॉ के अंदर मॉडिफिकेशंस आनी चाहिए, तभी जाके वो जो होंगे एप्लीकेबल होंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी सबसेक्शन 1 के कब कैसे है तो वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, बाय द मॉडिफिकेशन व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको जो है वो नोटिफिकेशन करेगी ऑफिशियल गैजेट में और डिक्लेयर करेगी। दैन अब इसका सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2
रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू कोड्स की मीनिंग्स बताता है कि एक्चुअली रेवेन्यू कोड है क्या। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड हियर। मीन्स अ कोड हैविंग जुरिसडिक्शन, उस कोड के पास जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन किसकी, मीन्स अंडर एनी लोकल लॉ टू इंटरटेन सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purpose, यानी कि वो कोड जिसके पास jurisdiction हो रेंट, प्रॉफिट और रेवेन्यू की फॉर उस लैंड की जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान कीजिएगा कि रेवेन्यू कोड एप्लीकेबल उसकी जुरिसडिक्शन होगी जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज़ होती है, उनके रेंट, उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, उसके तहत ही उसकी जुरिसडिक्शन इन्वोक की। अदरवाइज़ कोई और सूट आप लेके नहीं जा सकते लैंड के। सिर्फ याद रहे कि एग्रीकल्चर लैंड ही एप्लीकेबल होगी। उसके बाद ये कह रहा है बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोड हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर दिस कोड टू ट्राई सच सूट्स और प्रोसीडिंग एज बीइंग सूट्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सिविल नेचर, यानी कि कह रहा है कि सिर्फ रेवेन्यू कोड सिविल नेचर नहीं ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस। इसमें जो मैंने अभी बताया इतना डिटेल में कि रेवेन्यू कोड्स की यहाँ पे इस सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 में जस्ट मीनिंग बताई जा रही है कि कौन से लैंड किस पर्पज़ के लिए, तभी जाके वो रेवेन्यू कोड की जुरिसडिक्शन होगी। रेवेन्यू कोड की हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि एक्चुअली रेवेन्यू कोड क्या इंटरटेन करती है, कौन सी सूट्स इंटरटेन करती है। और इसी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई कि प्रोविजंस जो है लैंड रेवेन्यू लॉ जो है हमारे पास, उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो आप जब रीड करेंगे डिटेल में तो आपको पता पड़ेगा कि रेवेन्यू कोड्स के अंदर कैसे सारा प्रोसीडिंग्स होता है, कैसे सारा प्रोसीजर होता है, कैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सारे कैसे रेवेन्यू और रेंट और प्रॉफिट्स कलेक्ट किए जाते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब सेक्शन 6 ऑफ CPC के पास हम आते हैं, रीड करते हैं कि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस बुक ऑफ दिस कोड के पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। सबसे पहला पेक्यूनियरी एक्चुअली है क्या। पेक्यूनियरी सिंपल द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जो आप सब्जेक्ट मैटर है आपकी प्लेंट के अंदर, जो कि आप रिलीफ क्लेम करते हो, जो आप रिलीफ मांगते हो कोर्ट से ग्रांट करते हो, एक्चुअली वो आपकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन डिटरमाइन करती है। और आप उसकी वैल्यू जो है, वैल्यूएशन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन अकॉर्डिंग्स विद द सूट वैल्यूएशन एक्ट, उसके तहत जो है आप जो उसकी किसी भी सूट की जो वैल्यूएशन है उसके सब्जेक्ट मैटर के तहत आप पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन इन्वोक कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, तभी जाके आपका सूट इंटरटेन होगा। अदरवाइज आपकी प्लेन रिटर्न हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। सो लेट्स रीड सेक्शन 6 ऑफ CPC 1908। सेव इन सो फार एज दिस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, नथिंग हेयर कंटेंट शेल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिसडिक्शन, किसी भी कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं दी जाएगी और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच एक्सीड्स द पेक्यूनियरी लिमिट्स, यानी कि किसी भी कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन नहीं होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लें, कि अगर उसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन एक्सीड्स होती है, हालांकि उसके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है लेकिन उसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उससे एक्सीड करती है, लिमिटेशंस बताई गई हैं लॉ के अंदर कि इतने तक लिमिट है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन इस कोर्ट के पास। सीनियर सिविल जज की क्या है, सेकंड क्लास जज की क्या है, थर्ड क्लास सिविल जज की क्या है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जजेस की क्या है। तो ये उनकी लिमिटेशंस बताई गई हैं अप टू दी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के वो सूट इंटरटेन कर सकते हैं इस हद की वैल्यू तक जो कि सब्जेक्ट मैटर का है। सो ऑफ इट्स ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन। अब सिंपली इसमें हमारे पास पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शंस आती हैं, जैसा कि सीनियर सिविल जज की हर जगह पर, हमारे पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस है, 4 प्रोविंसेस के अंदर सबकी अनलिमिटेड है सीनियर सिविल जज की, जबकि एक्सक्लूडिंग कराची की अनलिमिटेड नहीं है सीनियर सिविल जज की जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, उसकी जो है अप टू 1.5 करोड़ है। अगर वो उससे एक्सीड करती है, जैसा कि इन्होंने कहा ना कि वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच एक्सीड्स द पेक्यूनियरी लिमिट्स, अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड करती है सिविल सीनियर जज की ऑफ कराची, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन इन्वोक की जाएगी, यानी कि वो सूट आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है वो फाइल करेंगे, उस कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे, ना कि आप सीनियर सिविल जज ऑफ कराची के पास करेंगे। बाकी सबके पास अनलिमिटेड है 3 प्रोविंसेस एक्सेप्ट
सिंध के अंदर भी, लेकिन अगर कराची के अंदर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आती है उस सूट की तो उसके अंदर 1.5 करोड़ होना लाजमी है, उसकी अनलिमिटेड नहीं है। अगर उससे एक्सीड करता है आपकी जो वैल्यू है ऑफ द सूट तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। सिंपली अब हम बोलें कि स्मॉल कोर्स कोड्स अमेंडमेंट हुई थी 1994 में। स्मॉल कोड्स जो हमारे पास एक्ट है 1877, तो उसमें पहले जो 3000 थी या फिर 10,000 थी, कुछ अमेंडमेंट आई, लेकिन आफ्टर 1994 में 25,000 अप टू 25,000 जो है वो जुरिसडिक्शन पेक्यूनरी है स्मॉल कोर्स कोर्ट्स की, क्योंकि ये एम्पावर किया गया है हाई कोर्ट्स ने स्मॉल कोर्स कोर्ट्स के कि वो 25,000 तक का जो माइनर क्लेम्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्मॉल कोर्स कोर्ट्स जो है ना वो इस्टेब्लिश की गई है हमारे प्रोविंसेस के अंदर, ताकि जो माइनर क्लेम्स हैं, छोटे मोटे डैमेजेस आपको जो क्लेम करने होते हैं सिविल नेचर के, वो इंटरटेन करेगी स्मॉल कोर्स कोर्ट्स, ताकि सिविल कोर्ट्स के ऊपर जो एटलीस्ट इतना बर्डन होता है वो बर्डन कम हो सके, ताकि सिविल कोर्ट के पास इतना जो बर्डन है वो उसको कम करे और पेंडेंसी ऑफ द सूट्स ना हो और रिलीफ जो है वो जल्दी जल्दी मिलता रहे, अकॉर्डिंग टू टाइम मिलता रहे। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि बंदा बिल्कुल उसके अंदर हो जाए पेंडेंसी और फिर डे टू डे डेट ऑफ एडजॉर्नमेंट्स। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने सोचा, एम्पावर किया हाई कोर्ट को कि वो इस्टेब्लिशमेंट करे स्मॉल कोर्ट्स ऑफ कोर्ट्स की, और उसकी पेक्यूनियर जुरिसडिक्शन जो है एम्पावर की गई अप टू 25,000। अब मे भी उसमें अमेंडमेंट्स आई हो, अपडेटेड हुई हो, लेकिन जो अमेंडमेंट हुई थी 1994 में वो की गई थी अप टू 25,000 स्मॉल कोर्ट्स कैन इंटरटेन द सिविल नेचर ऑफ सूट्स। फिर उसके बाद अगर वो उससे एक्सीड करती है तो सिविल कोर्ट में आएगा केस, अगर सिविल कोर्ट से एक्सीड करती है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक्सीड करती है तो फिर हाई कोर्ट ऑन इट्स अंडर इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी इसकी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन के है जिसके तहत वो सिविल नेचर सूट्स को इंटरटेन कर सकती है। सो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का पता है, लेकिन अगर पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का नहीं पता फिर भी आपका सूट इंटरटेन नहीं हो सकता, आपकी प्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, आपका सूट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं है। क्वेश्चन राइज होता है ना कि जुरिसडिक्शन का, सबसे पहले जुरिसडिक्शन का मालूम होना, पता होना चाहिए कि क्या द अथॉरिटी टू हैव द पावर टू इंटरटेन द सूट और एडजुडिकेशन। जुरिसडिक्शन ही नहीं होगी तो सूट कैसे चलेगा, प्रोसीडिंग कैसे चलेगी। तो सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आपको पता है, लेकिन उसके बाद पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अब सेक्शन 7 की तरफ आते हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कोर्स कोर्ट्स। इसमें इस पढ़ने से पहले मैं आपको इसका इंट्रो देती चलूँ कि हमारे पास जो प्रोविंशियल स्मॉल कोर्स कोर्ट्स एक्ट है उसके सेकंड स्केड्यूल के अंदर भी बताया गया है कि क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, स्मॉल कोर्स कोर्ट्स क्या इंटरटेन नहीं कर सकती। इट ट्राई ऑल सिविल नेचर, बट जैसे मैं बताया लिमिटेशन ऑफ द जुरिसडिक्शन है उसके पास कि किस सूट की वैल्यूएशन तक वो कर सकती है और किस तक नहीं कर सकती, जैसे कि 25,000 तक मैंने आपको पहले बताया। अब ये क्या कहती है, लेट्स रीड द सेक्शन 7। द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल नॉट एक्सटेंड टू द कोर्ट्स constituted under the Provincial Small Courts Act 1887 or to the courts exercising the jurisdiction of court of small causes, यानी कि वो कोर्ट जो कि स्मॉल कोज की जो जुरिसडिक्शन इन्वॉक कर रही है उसको इंटरटेन करें उन सूट्स को, उसके ऊपर भी ये जो नीचे प्रोविजंस दिए गए हैं, क्लॉजेस दिए गए हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसके अलावा एप्लीकेबिलिटी होगी। और ये अगर चीज़ें आती हैं तो स्मॉल कोज कोर्ट कैन शेल नॉट एंटरटेन सिंपली। सो इसका क्लॉज ए कहता है, सो मच ऑफ द बॉडी ऑफ द कोर्ट एज रिलेट्स टू सूट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, यानी कि वो सूट्स जो कि स्मॉल कॉज शेल नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट सूट्स। अब इसका क्लोज टू कहता है द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट्स नहीं होगा। इसका थर्ड कहता है द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, अटैच टू द लैंड है, दैट कैन नॉट बी मूवेबल, सो सिंपली उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी इसकी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। फिर कहता है इसका बी क्लॉज जो है सेक्शन 7 का, द फॉलोइंग सेक्शंस दैट इज़ टू से, अब ये जो सेक्शंस हैं जो कि सीपीसी के अंदर हमें प्रोवाइडेड हैं, इनके प्रोविजंस ये भी एप्लीकेबल नहीं होंगे स्मॉल कोज ऑफ कोर्ट्स, मीन स्मॉल कोज ऑफ कोर्ट्स शेल नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दीज प्रोविजंस ऑफ दीज सेक्शंस। Simply section 9, section 91 and 92.
सेक्शन 94 एंड 95। अब 91 एंड 92 क्या है, पब्लिक न्यूजेंस हैं और पब्लिक चैरिटीज़ हैं। और सेक्शन 94 एज़ यू नो दैट द सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड सेक्शन 9 कंपनसेशन होती है उसके अंदर एज सो फार एज द अथोराइज और टू रिलेट्स। अब इसका 1 कहता है क्लॉज बी का, ऑर्डर्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत कोई अगर सूट फाइल हुआ है और उसमें अगर कोई अटैचमेंट दी जाएगी तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको इंटरटेन नहीं कर सकती, उसको अटैच नहीं कर सकती प्रॉपर्टी को, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिक्रीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। तो अटैचमेंट जो हम करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वो नहीं होगी। उसके बाद इंजक्शंस नहीं दे सकती, उनके ऑर्डर्स नहीं कर सकती। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ गई तो रिसीवर अपॉइंट कैसे होगा, नहीं हो सकता ऑब्वियसली। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स रेफर्ड इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 94, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो हैं वो भी इंटरटर्न नहीं कर सकती, उनके ऊपर भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पास नहीं कर सकती। एंड सेक्शन 96 to 112 and 115 means 112 and 115. Section 96 is what about? Is about to appeal from original decrees. फिर उसके बाद अपील फ्रॉम appellate, अपील की जाती है अपेलेट फॉरम पे। फिर अपील फ्रॉम ऑर्डर से हमारे पास वो भी इंटरटर्न नहीं कर सकती। फिर उसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, वो भी नहीं कर सकती। और जो है 112 जो है वो हमारे पास है सेविंग्स करता है। एंड 115 जो सेक्शन है वो कहता है रिवीजन भी इंटरटर्न नहीं कर सकती स्मॉल कोर्ट्स। दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्शन 7 ऑफ CPC 1908 says about what is not shall not be cognizance, it take not the cognizance of that suits or entertain that suits that I have described all these in front of you like this. And अब सेक्शन 8 की तरफ आते हैं। सेक्शन 8 जो है वो रिपील्ड हो चुका है, ओमिटेड है, लेकिन है क्या मैं आपको बता देती हूँ। प्रेसिडेंसी ऑफ स्मॉल कोर्ट्स जो है वो हमारा जो है उसको रिपील किया गया है। सो उसको रीड करने की या उसको सर्च करने की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से CPC को उसमें जो है रिपील किया गया है। अब सिंपली इस सब का कंक्लूजन में आपको एंड में बताती चलूँ कि सबसे पहले सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेशन एक्चुअली है क्या, यानी कि जैसे कि स्मॉल कोज कोर्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि माइनर क्लेम्स हम उसमें क्लेम करते हैं और रिलीफ मांगते हैं, ग्रांट करते हैं कोर्ट से, कोर्ट हमें ग्रांट करती है कि सबसे पहले स्मॉल कोज कोर्ट्स अगर उसके ऊपर जो डिसीजन होगा वो कौन सी कोर्ट का उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, वो कौन सी कोर्ट को बाइंड करेगी, वो करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। फिर उसके बाद सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेशन में आती है और हाई कोर्ट के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर आती है। फिर इसके अगर थोड़ा एक्सटेंड और एक्सप्लेन करके इस सेक्शन को देखा जाए कि हाई कोर्ट किसके मतलब सबऑर्डिनेट में आती है। हाई कोर्ट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में आती है, सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट होती है। और फिर उसके बाद सेक्शन 4 हमने स्टडी किया, लर्न किया कि सेक्शन 4 इज़ सेविंग्स, यानी कि CPC जो है वो सेव्स करता है। पहले से ही बता दिया है, आगे प्रोविजंस पढ़ने से पहले ही हमें सेक्शन 4 में बता दिया गया है कि ये जो है वो उनके ऊपर जो है अफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई लोकल और स्पेशल लॉ है, जैसे कि हमारे पास बैंकिंग लॉ है, हमारे पास फैमिली लॉज हैं, हमारे पास लेबर लॉ है, हमारे पास रेवेन्यू लॉ है, तो उनके ऊपर ये स्पेशल एनेक्टमेंट है, लोकल लॉ है, जो उनके ऊपर ये अफेक्ट नहीं करेगा उनके प्रोविजंस के ऊपर। कि ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है तो हम CPC का प्रोसीजर वहाँ पे उनके प्रोविजंस अप्लाई कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। और ये जो है अगर किसी को रेमेडी मिल रही है लैंड होल्डर को या लैंड लॉर्ड को, एग्रीकल्चर जो है रेवेन्यू लॉ है हमारे पास और वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो उसके अपने प्रोसीजर से ही उसको प्रोसीडिंग चलेगी, उसको मिलेगी वो रेमेडी, उसके उन प्रोविजंस और प्रोसीजर के तहत वो रेमेडी इन्वोक कर सकता है। CPC वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, सेव करेगा उन क्लॉज को। अब सेक्शन 5 जो है CPC का 1908 का, वो हमें ये कहता है कि एप्लीकेशन टू दी कोर्ट टू द रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी कब आएगी नहीं आएगी, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करेगी, डिक्लेयर करेगी कि ये प्रोविजंस जो है शैल ओनली अप्लाई।
कहाँ पर अप्लाई होंगे, रेवेन्यू कोड्स के अंदर। फिर उसका सबसेक्शन 2 में अब रेवेन्यू कोड है कि रेवेन्यू कोड वो लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सूट इंटरटेन कर सके, हम उसको रेवेन्यू कोड कहते हैं। उसके तहत अब कैसे रेवेन्यू, जैसे कि उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना, प्रॉफिट है या रेंट के ऊपर कोई भी क्लेम अगर कोई लाता है, उसके फिर कोर्ट क्या करेगी, रेवेन्यू कोड उसको रिलीफ ग्रांट करेगी। एग्रीकल्चर जो पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ की गई है उसका कोई मैटर अगर आता है, सब्जेक्ट मैटर आपका वो होना चाहिए। अब सेक्शन 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है इसकी। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शंस यानी कि पिक्यूनरी एक्चुअली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो हमारे पास ऑफ द सूट होता है, जो भी सूट के अंदर सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी वैल्यू, या जो हम रिलीफ क्लेम करते हैं, इस टोल इस सेइंग अबाउट एक्चुअली पिक्यूनरी मीन्स कि जो एज आई टोल के रिलीफ जो बंदा क्लेम करने आता है प्लेंटिव, उस रिलीफ का जो है वो हम करते हैं उसको पिक्यूनरी। और जुरिसडिक्शन जो होती है वो उसी कोर्ट के पास होती है जिसके पास उसकी लिमिट्स होती हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके पास जो है वो लिमिट्स हैं और वो सूट इंटरटेन कर सकती है। अदरवाइज़ एक्सीड होगी तो फिर वो उसके जो ऊपर कोर्ट होगी, जो सुपीरियरिटी होगी कोर्ट की, वो उसको इंटरटेन करेगी। इस तरह से क्या होता है कि केसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी बर्डन कम करने के लिए जो होता है। इस यहाँ पे जो मैं आपको सिंपली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की भी बात होती है कि वो समझते हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट जजेस के, लेकिन ऐसा नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्चुअली अपॉइंट इसीलिए होते हैं ताकि वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास जो केसेस होते हैं, पेंडेंसी होती है, बर्डन होता है, बर्डन को मिनिमाइज़ करने के लिए एडिशनल जजेस होते हैं और उनके सेम पावर्स होते हैं। पावर भी जब उनके सेम होते हैं इसीलिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स जहाँ होते हैं वहाँ पे एडिशनल जजेस बैठते हैं और सूट को इंटरटेन करते हैं, एडजुडिकेट करते हैं, और ये सेम पावर्स होते हैं। ये दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट जजेस, वन थिंग दैट इज़ क्लियर इन टू योर माइंड फॉरएवर। फिर सेक्शन 7 है प्रोविंशियल ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स, एज वी हैव स्टडीड राइट नाउ कि कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी इस कोर्ट्स के अंदर, तो वो बताई गई हैं इसके सेक्शन 7 में कि ये प्रोविजंस जो दिए गए हैं, ये क्लॉजेस जो दिए गए हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। और स्मॉल कॉज कोर्ट्स जो हमारे पास एक्ट है उसके अंदर जो सेकंड स्केड्यूल है उसके अंदर भी डिटेल्ड में बताया गया है कि ये जो प्रोविजंस हैं CPC के, ये इंटरटेन नहीं कर सकती, एप्लीकेबल नहीं होंगे। थैंक यू एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।